साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म दी नवोदय क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस के लिए सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन आता है जीके जीएस का, जो कि अपना एक काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रखता है उस एग्ज़ाम में। तो उसी के लिए हम आज एक बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप सब लोग जल्दी से जल्दी आ जाइए और वीडियो को अधिक से अधिक देखिए। ठीक है, और अगर चैनल पर आ ही जाते हैं तो आप लोग थोड़ा हमारे हित में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, कमेंट भी करके बता दिया करें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और हमें अब फोकस करना है क्योंकि डेट क्लियर हो चुकी है। ठीक है, डेट के लिए ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम क्लियर है। अब आपके पास समय काफ़ी कम है, तो आप लोग अब पूरे ज़ोर शोर से लग जाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, कथन ए दिया गया है। कथन ए कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 67 प्रति 1000 जीवित ठीक है जन्म है। जो शिशु मृत्यु दर है ये कह रहा है 67 जो बच्चे हैं वो मृत होते हैं 1000 बच्चों पर। इस कथन आर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जन्म दर है जो वो 29.1% प्रति 1000 है। ठीक, 29.1 प्रति 1000। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें दोस्तों क्या हैं, ये क्या हैं, दोनों चीज़ें राइट हैं, ये दोनों कथन सही हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, ए एवं आर, सॉरी डी, ए एवं आर दोनों क्या हैं, सही हैं। कैसी हैं, ये दोनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। फिर है, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण निम्न में किसके नियंत्रण में कार्य करता है। विधिक वाला, ठीक है, विधिक बात ज्यूडिशियरी से संबंधित हो गया, तो ये उत्तर प्रदेश ये हाई कोर्ट के अधीन काम करेगा। ठीक है, क्या है इसका अपना राइट आंसर बी, माननीय उच्चतम न्यायालय के अधीन ये काम करेगा। राइट आंसर क्या हो गया, बी, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट के अधीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र आर्द्र एवं उष्ण जलवायु खंड प्रदेश में पाया जाता है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितनी प्राप्त होती है। तो जो तराई क्षेत्र है दोस्तों, इस क्षेत्र में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो होती है हमारी, राइट आंसर है यहाँ पे हमारा सी, 120 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर तक। ठीक है, कितनी होती है, 120 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर तक। तराई क्षेत्र में हमारे कौन कौन से ज़िले आते हैं, बिजनौर हुआ, ठीक है, कौन सा, बिजनौर, ठीक, और मुरादाबाद हो गया, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये सारे किस में आते हैं, ये तराई क्षेत्र में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास हेतु राज्य विकास परिषद, औद्योगिक विकास हेतु राज्य विकास परिषद, ठीक है, एसडीसी का गठन किस वर्ष किया गया। ए कह रहे हैं 1996, बी 99, सी 2006 और डी 2003। तो जो राज्य विकास परिषद है उसका गठन किया गया था हमारा दोस्तों कब, 2003 में। कब किया गया, 2003 में इसका गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट है कि नंदवंश के शासन के उपरांत, नंदवंश के शासन के उपरांत उत्तर प्रदेश का क्षेत्र किसके शासन के अधीन आया। नंदवंश के शासन, ये कह रहे हैं शुंग वंश, बी मौर्य वंश, सी कण्व और डी गुप्त वंश। ठीक है, तो दोस्तों जो नंदवंश का शासन था, ठीक, उस शासन का कब, जब सिकंदर की वापसी होती है, ठीक, सिकंदर की वापसी के फलस्वरूप नंदवंशकों का शासक समाप्त हो जाता है। ठीक है, और फिर किसका आता है, ये आता है अपना मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक बनते हैं, राजा बनते हैं, तो उस समय मौर्य वंश का शासन आ जाता है उत्तर प्रदेश में। चलिए छठवां है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है।
ये कह रहा कौन सा व्यक्ति नहीं है? ए कैबूर, वी गैरिबाल्डी, सी मुसोलिनी और डी मेजनी। तो दोस्तों जो एकीकरण से संबंधित कैबूर भी है, गैरिबाल्डी भी है और मेजनी भी है। इसमें से हमारा राइट आंसर हो गया कौन नहीं है? मुसोलिनी इसमें से इटली के एकीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, ये उससे संबंधित व्यक्ति नहीं है। 7वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए वो कह रहे हैं तमिल, बी खरोष्टी, सी अज्ञात और डी ब्राह्मी लिपि। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसकी जो लिपि है वो कैसी थी? वो लिपि थी अपनी चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, तो उसको आज तक किसी ने पढ़ नहीं पाया है। ठीक, वो चित्रात्मक लिपि थी इसलिए वो पढ़ी नहीं जा सकी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो कैसी है? अज्ञात है। ठीक, अज्ञात। चलिए 8वां प्रश्न, इंडिका किसने लिखी है? इंडिका ये एक पुस्तक है, ये किसने लिखी? ये आइत्सिंग, बी मेगस्थनीज, सी फायान और डी हेंशांग। दोस्तों जो हमारी इंडिका है ये लिखी है मेगस्थनीज ने। ठीक ना, किसने लिखी? ये मेगस्थनीज ने लिखी। ये एक कौन था? जो मेगस्थनीज था ये यूनान का एक शासक था हमारा, कौन? सेल्यूकस निकेटर। ये उसका राजदूत था। ठीक है, ये कौन था? मेगस्थनीज इसका राजदूत था। ठीक, और ये किसके दरबार में? ये भारत आया था चंद्रगुप्त। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये भारत में आया था। ठीक, चलिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मेगस्थनीज है वो किसके दरबार में भारत आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। 9वां प्रश्न, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन है? ए कृष्णदेव राय, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी मयूर वर्मा और सी चिक्का देवराज वोडेयार। तो जो हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक है वो है हमारा माय डियर फ्रेंड्स बी राइट आंसर यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, कौन है? बी पुलकेशिन द्वितीय। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? चलिए देखते हैं किसका। चारों ऑप्शन निकाल लें इसके। ए कह रहे हैं कि राणा सांगा। ठीक है, बाबर सही है अपना। ये पृथ्वीराज चौहान, अकबर, ये सही नहीं है। ये हमारा जो पृथ्वीराज चौहान हैं वो अकबर के समकालीन नहीं थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान थे किसके? मोहम्मद गौरी के। ठीक है, किसके? ये गौरी के समकालीन थे। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट। अब 11वां प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? गुरु नानक देव हैं जो, ठीक है, इनका जन्म स्थान कौन सा है? ए गुरदासपुर, बी अमृतसर, सी लाहौर और डी तलवंडी। तो जो गुरु नानक देव जी का जो जन्म स्थान है वो है दोस्तों क्या? राइट आंसर डी तलवंडी। ठीक है, ये तलवंडी कहाँ? पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर? तलवंडी, ये पाकिस्तान में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाई वर्दी का जुनून है, वर्दी लेना है। ठीक है, तो बने रहिए क्लास में, पूरी क्लास देखिए, बड़ा ही आनंद आएगा आप लोगों को। आप लोग देखते नहीं हैं, काफ़ी कुछ मिलेगा आपको यहाँ से। आप ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। आपका यहाँ जाने वाला नहीं है कुछ। ठीक है, यहाँ से मिलने ही वाला है आपको। तो आप लोग ज़रूर पढ़ा करें, पूरी तरीके से वीडियो को देखा करें, लाइक भी किया करें। चैनल पर आ जाते हैं तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आप सभी से ये मेरा बार बार कहना होता है। फिर कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी? किस क्रांतिकारी को? ये जतिन दास, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी राजगुरु और डी कल्पना दत्त। तो दोस्तों सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया, राजगुरु। ठीक है, इनको भगत सिंह सुखदेव के साथ फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, और ये जतिन दास हैं, ये
अनशन कर रहे थे, एक भूख हड़ताल। ठीक है, ये किस पे बैठे थे? ये एक लंबी भूख हड़ताल पर बैठे थे जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। और चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो, ये और कल्पना दत्त, ये अंग्रेज़ों से इनकी मुठभेड़ हुई थी। ठीक, इस मुठभेड़ में इन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी, स्वयं को मार ली थी। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी हमारी, राइट आंसर हो गया यहाँ पे सी एनी बेसेंट। ठीक, कौन थी? सी एनी बेसेंट। ठीक, ये कब बनी थी? ये 1971 में। कब? 1971 में। चलिए नहीं, 14वां प्रश्न है कि हेली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई पड़ता है? कितने वर्षों में? एक कह रहे हैं कि 84, बी 24, सी 48 और डी 76 वर्षों बाद। तो जो हेली धूमकेतु है, ठीक है, पुच्छल तारा जिसे कहते हैं अपन, पुच्छल तारा, ये करीब करीब अपन को दिखता है 76 वर्ष बाद। ठीक है, ये कब दिखता है? 76 वर्ष बाद दिखता है ये। अच्छा, जो लास्ट बार देखा था, ठीक है, वो लास्ट बार देखा गया था 1986 में। लास्ट बार जो देखा गया था वो देखा गया था 1986 में। ठीक, और ये कौन सा 33वीं बार देखा गया है? 1986 में। अब जो आगे दिखेगा हम लोगों को, वो दिखेगा, इसकी दिखने की संभावना है 2062 में। कब? 2062 में इसके दिखने की संभावना है। चलिए नहीं, ये कह रहे पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है। कहाँ होती है घूर्णन गति उच्चतम? ये कह रहे उत्तरी ध्रुव के साथ, बी मकर रेखा के साथ, सी उत्तरी ध्रुव के साथ और डी भूमध्य रेखा के साथ। तो राइट आंसर हो गया अपना डी, भूमध्य रेखा के साथ। ठीक है, जो पृथ्वी की घूर्णन गति होती है वो भूमध्य रेखा, या इसको अपन विषुवत रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, विषुवत रेखा, इंग्लिश में इसको इक्वेटर, इक्वेटर। ठीक, 16वां प्रश्न, अंतोलिया पठार स्थित है। अच्छा, अंतोलिया पठार कहाँ स्थित है? एक है मध्य एशिया, बी पश्चिमी एशिया, सी दक्षिणी एशिया और डी पूर्वी एशिया में। तो जो अंतोलिया पठार है वो है कहाँ पे? पश्चिमी एशिया में स्थित है। ठीक है, और इसे एक नाम से और भी पुकारा जाता है, इसको तुर्की का पठार। ठीक, क्या कहा जाए? तुर्की का पठार भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको साथ साथ फैक्ट भी हम बताते चलते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है वीडियो पूरा देखना, इसलिए आपसे कहते हैं बार बार। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? किंग जॉर्ज, 6, रिबन, एंजल और डी नियाग्रा। तो जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है एंजल जलप्रपात। कौन सा है? एंजल जलप्रपात। अच्छा, ये है कहाँ? ये है दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका के जो वेनेजुएला है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका दक्षिण अमेरिका के एक देश है वेनेजुएला। ठीक है, ये वहीं पर है। ठीक, उसके पूर्वी भाग में स्थित है एंजल जलप्रपात, और इसकी जो ऊंचाई है वो 979 मीटर है। कितनी है? 979। चलिए 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा भारत के झींगा का आयात सबसे अधिक किया जाता है? ठीक है, ये जल में एक पाया जाता है झींगा, ये इसका सबसे अधिक जो आयात होता है तो वो कहाँ होता है? तो राइट आंसर हमारा ए, जापान। ठीक है, कहाँ होता है? जापान। अच्छा, भारत का जो अधिकांश जो समुद्री उत्पाद होता है वो जापान व जो अमेरिका है वो लोग सबसे अधिक भारत से चीज़ें आयात करते हैं। ठीक है, भारत से सबसे अधिक समुद्री उत्पाद लेते हैं। 19वां है, मैकमोहन रेखा सीमा विभाजित करती है। अच्छा, मैकमोहन किसके बीच की सीमा रेखा है? ये कह रहा है भारत चीन, बी भारत पाकिस्तान, सी रूस फ्रांस और डी
म्यांमार और बांग्लादेश। तो जो मैकमोहन रेखा है वो है हमारी किसके बीच की, ये भारत और चीन के बीच है, ठीक है। ये कब 1914 में एक शिमला शिखर सम्मेलन हुआ था, कब 1914 में, तब भारत और चीन के बीच ये सीमा मैकमोहन जो रेखा है वो निर्धारित की गई थी, ठीक। और भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ, कौन सी, रेड क्लिफ रेखा है, ठीक। चलिए 20वां है दक्कन पठार के उत्तर दिशा में स्थित है। क्या है दक्कन पठार के उत्तर दिशा में, एक है अरावली पहाड़ियाँ, ठीक है, बी विंध्याचल श्रेणी, ठीक है, सी सतपुरा श्रेणी, ठीक है, यानी राइट आंसर हो गया अपना डी, ठीक है, दक्कन का पठार, ठीक। दक्कन का पठार या यही, इसी को अपन मालवा का पठार भी कहते हैं, ठीक है, मालवा का पठार भी यही है। चलिए फिर है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था। ये शानदार क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी सरकार, बी मोरारजी देसाई, सी नरसिम्हा राव और डी वाजपेयी सरकार। तो जो संपत्ति का अधिकार है वो अब केवल एक कानूनी अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं रहा है, ठीक है। तो ये अपना कब संविधान में एक 44वां संशोधन हुआ था, 44वां संशोधन कब हुआ था, 1978 में हुआ था ये, ठीक है। 44वें संशोधन सन 1978 के द्वारा जो हमारा संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार से हटाकर इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। और उस समय जो सरकार थी वो थी मोरारजी देसाई सरकार, ठीक। राइट आंसर क्या हो गया, बी मोरारजी देसाई सरकार। 22 में अपने संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है, ठीक है। इमरजेंसीज कितने प्रकार की हैं अपने संविधान में, एक कह रहा है, एक, बी 2, सी 3 और डी 4, ठीक है। तो जो आपातकाल हैं वो 3 प्रकार के हैं, ठीक। कितने हैं, राइट आंसर हो गया अपना यहाँ पे सी, 3 प्रकार के आपातकाल भारत में लगते हैं। अच्छा कौन कौन से लगते हैं, तो एक तो हो गया अपना आर्टिकल 352, ये होता है अपना राष्ट्रीय आपात, ठीक, ये हो गया राष्ट्रीय आपात। फिर होता है अपना एक 356, ठीक, आर्टिकल कितना 356, इसके तहत लगता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ठीक, राष्ट्रपति शासन। और एक और है आर्टिकल 360 के तहत लगता है अपना कौन सा, वित्तीय आपात। तो ये अपने 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान हमारे संविधान में है। चलिए 23वां है राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष का था, ठीक है। अच्छा राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो मूल संविधान में कितने का था, 5 वर्ष का था। फिर जब ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो उसके तहत इसको बढ़ाकर कर दिया गया था, जो कि अभी भी वर्तमान में 6 वर्ष का है, ठीक है, कितना है, 6 वर्ष का है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि संघ लोक सेवा आयोग है जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का क्या करता है, ये चयन करता है। क्या है, राइट आंसर अपना सी, चयन करता है, ठीक, निर्वाचित नहीं होते हैं ये, बर्खास्त नहीं करता है, ये चयन करता है। चलिए 25वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, ठीक। अच्छा वे समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वो दोनों उस पर कानून बना सकती है। तो ये इनमें से कौन है जिन पे जो समवर्ती सूची में नहीं आते हैं, तो वो है हमारे शेयर बाजार तथा भावी बाजार, यानी फ्यूचर्स स्टॉक मार्केट और ये फ्यूचर मार्केट्स हैं। इस पर केवल
केंद्र ही कानून बनाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे हमारा बी 25वां। 26वां है कि भारत वर्ष में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को कितना खाद्यान्न उपलब्ध है। अच्छा, एक व्यक्ति को कितना खाद्यान्न उपलब्ध है भारत में। ए कह रहा है 454 ग्राम, बी 285, सी 621 और डी 438 ग्राम। तो राइट आंसर है हमारा ए 454 ग्राम प्रति व्यक्ति। ठीक। 27वां प्रश्न, शेयर एवं अन्य प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री कहाँ पर की जाती है। ए कह रहा है बैंकों में, बी रिजर्व बैंक में, सी सेबी में और डी पूंजी बाजार में। ठीक है, तो जो शेयर एवं अन्य प्रतिभूतियां हैं उनकी खरीद बिक्री जो की जाती है वो की जाती है दोस्तों पूंजी बाजार। ठीक, इसी को अपन बोलते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट। अच्छा, ये क्यों की जाती हैं। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि हमें अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, औद्योगिक विकास के लिए फंड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उस फंड को स्टॉक में क्या है, पब्लिक से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक, ये पब्लिक से पैसा उठाती हैं और अपना शेयर बेचती हैं। ठीक, वो शेयर खरीदने के लिए हम लोग पब्लिक पैसा देती है। ठीक, इसके बाद ये उस इंफ्रास्ट्रक्चर में इस पैसे का उपयोग करते हैं और उससे जो प्रॉफिट मिलता है तो उसमें हम लोगों को भी प्रॉफिट मिल जाता है। चलिए 28वां है कि भारत में भूतापीय ऊर्जा मिलने की सर्वाधिक संभावना वाला स्थल। भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, कहाँ पर मिलने की संभावना है। तो इसका राइट आंसर है अपना यहाँ पे ए है पूगा घाटी। ठीक है, ये जो पूगा घाटी है यहाँ पर ये जो भूतापीय ऊर्जा है वो मिलने की संभावना है। ये पूगा घाटी हमारी लद्दाख में है। कहाँ पे, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में। चलिए 29वां है कि यूरोपीय देश पोलैंड के समान भारत का कौन सा राज्य बृहद है। ठीक है, पोलैंड के समान। अच्छा, तो जो पोलैंड है उसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो उसका क्षेत्रफल है अपना 3,12,683 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो उसके समान हमारा इसमें हो गया 3 लाख, ये हो गया अपना मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो अपना क्षेत्रफल है वो है करीब 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। 30वां प्रश्न, अब आधुनिक कारों के संदर्भ में यूरो शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से संबंधित है। आधुनिक कारों के संबंध में यूरो सेकंड शब्द का जो प्रयोग होता है वो किससे संबंधित है। ए कह रहे हैं कि कारों के उत्सर्जन से संबंधित। ठीक है, बी कारों की गति, सी ईंधन कुशलता और डी उपलब्ध लाभ गुण। तो राइट आंसर है अपना कारों के जो उत्सर्जन होता है ये उससे संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी निजी क्षेत्र की है। ए MTNL, बी BSNL, सी VSNL और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो MTNL ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और BSNL भी है। ठीक है, MTNL मतलब महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, और ये जो VSNL थी ये विदेश संचार निगम लिमिटेड नाम से थी। ठीक, ये भी पहले सार्वजनिक कंपनी थी, लेकिन इसको फरवरी में, कब, 13 फरवरी 2009 में, 13 फरवरी 2009 में इस कंपनी को टाटा समूह ने अधिग्रहण कर लिया है इसका। ठीक, तो अभी ये एक निजी कंपनी बन गई है। तो राइट आंसर हो गया हमारा सी VSNL। चलिए 32वां प्रश्न है कि HBJ गैस पाइपलाइन का पूरा अर्थ क्या है। HBJ गैस पाइपलाइन है ये, उसका पूरा अर्थ क्या है। तो जो HBJ है तो H से हो गया हमारा हजीरा। क्या हो गया, H से हो गया हजीरा और B से हो गया
बीजापुर, बी से हो गया बीजापुर और जे से हो गया जगदीशपुर। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए आ गया, हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में फैक्ट है कि ये विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन है ये। ठीक है, सबसे लंबी पाइपलाइन। अच्छा, सबसे लंबी है तो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है जो वो है 2650 किलोमीटर। कितनी लंबी है ये? 2650 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है ये। चलिए 33वां प्रश्न, ये कह रहा है अनुशुपा एक गर्म पानी का स्रोत है। अनुशुपा एक गर्म पानी का स्रोत है, ये उड़ीसा के किस जिले में स्थित? ऑप्शन ए अंगुल, बी कालाहांडी और सी कटक और डी कोरापुट। तो राइट आंसर है हमारा इसका दोस्तों सी कटक। ठीक है, ये उड़ीसा का जो एक कटक जिला है ये वहाँ पर स्थित है। चलिए 34वां है कि पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है? ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि पत्थर से सिर नहीं मारते हैं। ठीक है, चोट लगने का वो कारण है क्या? ये कह रहे जड़त्व, बी वेग, सी प्रतिक्रिया और डी संवेग। तो इसका राइट आंसर है अपना सी, न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हम जैसी क्रिया करेंगे वैसी हमें प्रतिक्रिया मिलती है। ठीक है, तो अगर हम पत्थर को मारेंगे तो वैसे ही हमें थर्ड लॉ के अनुसार, तीसरा जो नियम है न्यूटन का, उसके अनुसार वैसी ही प्रतिक्रिया हमें मिलेगी। ठीक, तो जिसकी वजह से हमें ठोकर लग जाती है। तो राइट आंसर क्या हो गया? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की वजह से। 35वां है निम्न में से किस में संवहन होता है? संवहन होता है। ए कह रहा है केवल ठोस और द्रवों में, बी केवल द्रवों और गैसों में, सी केवल गैसों और ठोसों में और डी है ठोसों, द्रवों और गैसों में। ठीक, तो जो संवहन होता है वो केवल द्रवों और गैसों में होता है। किस में होता है? द्रवों एवं गैसों में। ठीक, ये क्या होता है? संवहन का मतलब होता है कि किसी तरल पदार्थ, ठीक है, कोई तरल पदार्थ हुआ या गैस हुआ, ठीक है, उसमें जो स्वयं के अणु होते हैं, उसमें जो ऊर्जा है, ठीक है, स्वयं के अणुओं का जो ऊष्मा का संचार होता है एक भाग से दूसरे भाग में, वही संवहन कहलाता है। ठीक है, तो जो संवहन की क्रिया है वो ठोसों में नहीं होती है, क्योंकि इसमें ठोसों में ऊष्मा का संचयन एक भाग से दूसरे भाग में नहीं होता है। चलिए, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? ठीक है, जो ओजोन परत है वो किससे रक्षा करती है? तो पृथ्वी से करीब 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक, समताप मंडल में ये ओजोन परत पाई जाती है, जो हमें पराबैंगनी, ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। किससे करती है? अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणों से, यूवी रेस से हमें बचाती है। चलिए 37वां प्रश्न है कि गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए होता है क्योंकि गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। राइट आंसर हो गया अपना ए। चलिए रैपिड फायर स्पीड से। ताम्र की डिस्क में एक छेद है, ठीक है, ताम्र की एक डिस्क है, ये कह रहा है उसमें छिद्र है। यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार क्या होगा? ये कह रहा है कि बढ़ेगा, घटेगा या उतना ही रहेगा, या पहले बढ़ता है फिर घटता है। ठीक है, तो क्या है कि जब हम किसी भी जो धातु होती है उसको गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो फैलती है, ठीक, उसमें फैलाव होता है। तो जो फैलेगी तो बीच में अगर यहाँ पे छिद्र है तो ये चारों तरफ से फैलेगी, ठीक, तो ये छिद्र है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया अपना यहाँ पे कि वो छिद्र घटता है। राइट आंसर वी, छिद्र क्या होगा? घटेगा। चलिए
39वां है कि वेल्डिंग उद्योग में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग होता है। वेल्डिंग उद्योग में ए मीथेन, बी एथेन, सी एसिटिलीन और डी बेंजीन। तो जो वेल्डिंग उद्योग है दोस्तों उसमें होता है हमारा एसिटिलीन का प्रयोग। किसका होता है? एसिटिलीन का प्रयोग। और इसका क्यों होता है? क्योंकि इसको जब अपन ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो जो इसकी लौ का जो तापमान है वो 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक, इसलिए इसका एसिटिलीन का प्रयोग अपन उसमें करते हैं। फिर है जिंक फॉस्फाइड को सामान्यतः किस रूप में प्रयोग करते हैं? जिंक फॉस्फाइड को ए कह रहे शाकनाशी, बी कवकनाशी, सी गंधरा और डी कृतंकनाशी। तो राइट आंसर अपना डी कृतंकनाशी। ठीक है, कृतंक मतलब ये जो चूहे वगैरह को मारने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वही कृतंकनाशी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट। फिर कह रहे हैं कि अक्रिय गैस परमाणुओं की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ए 4, बी 6, सी 8 और डी 2। ठीक, तो केवल हीलियम को छोड़ के, हीलियम है जो उसकी कक्षा में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, हीलियम को छोड़ के बाकी सभी जितने भी गैसें हैं, अक्रिय गैसें, नोबल गैसेस, जीरो गैसेस जिनको बोलते हैं अपन, उनकी बाहरी कक्षा में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 8। तो राइट आंसर हो गया अपना सी 8। ठीक है, ये जो नोबल गैसेस हैं, ठीक है, ये कितनी होती हैं? 6 होती है इनकी संख्या, 6। पिछली क्लास में ही पढ़ा था अपन ने। 42वां प्रश्न है कि निम्न में से एक परमाणविक गैस है। परमाणविक गैस कौन सी है? ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी क्लोरीन और डी हीलियम। तो जो परमाणविक गैस है यहाँ पे वो हमारी हीलियम है। राइट आंसर हो गया डी हीलियम। चलिए 43वां प्रश्न देखते हैं। ये कह रहे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग ... में नहीं किया जाता है। तो जो अवघटन मानव में अल्जाइमर रोग का विलक्षण है वो है हमारा राइट आंसर यहाँ पे सी। मस्तिष्क कोशिकाओं का जो अवघटन है, ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। चलिए 47वां, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ट्रेडमिल टेस्ट है जो दोस्तों वो है हमारा ए हृदय से संबंधित। ठीक है, राइट आंसर ए हृदय से संबंधित। चलिए 48वां प्रश्न देखते हैं। मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? अच्छा, जो मानव का हृदय है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते? 4 चैम्बर। ठीक, तो वाल्व भी कितने होंगे? 4 होंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे भी हमारा क्या है? ए 4 चैम्बर। 49वां प्रश्न है कि कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियाँ किस कारण होती हैं? ए क्रमादेश त्रुटि, बी हार्डवेयर की विफलता, सी मीडिया में दोष और डी डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। तो जो ज़्यादातर त्रुटियाँ होती हैं वो क्रमादेश त्रुटि के कारण होती हैं। और चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के फाइनल प्रश्न की तरफ। ये कह रहा है MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा प्रकार सूची के अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, तो हाईएस्ट मान ज्ञात करना है। ठीक है, हाईएस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, हाईएस्ट यानी मैक्सिमम। तो ये जो राइट आंसर है मैक्स। ठीक है, क्या है राइट आंसर? मैक्स। आई होप कि आपको प्रश्न ज़रूर अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बाकी कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।